हेलो बच्चों। तो अगर आप AKTU के सेकेंड ईयर में हैं और आपको साइंस बेस ओपन इलेक्टिव लेना होता है, तो उस साइंस बेस ओपन इलेक्टिव में आपके पास एक जॉब टॉपिक है कि आप एनर्जी साइंस को हो सकता है आपने एज अ साइंस बेस ओपन इलेक्टिव लिया हो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपको लेज़र लेने का होता है। तो उसमें यूनिट नंबर 1 जो है वो है आपकी एनर्जी साइंस की यूनिट है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी साइंस की यूनिट में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते रहे हैं और आपको जानने चाहिए। इससे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज क्वांटम, एक्सप्लेन द मेथडोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहला सवाल यहाँ पर है कि भाई क्वांटम क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा गया है, द क्वांटम रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट और पैकेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आगे मैं बात करूँगा आपको कि जो आइंस्टीन की थ्योरी थी, हम ये जानते हैं कि टॉर्च में से जो लाइट निकलती है उसको मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से एक वेव के फॉर्म में माना जाता है। आइंस्टीन ने कहा कि आप टॉर्च से निकलती हुई रोशनी को इस तरह से एनर्जी के पैकेट के रूप में मान सकते हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में आप मान सकते हैं। तो वही लिखा है कि इट रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट या पैकेट। अब एनर्जी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे एनर्जी पैकेट। सो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट और पैकेट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आप देखो यहाँ पर हर जो ये मैंने एनर्जी पैकेट बनाया है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, इंटेगलमेंट नहीं है। इन लैटिन वर्ड द क्वांटा मीनिंग होता है हाउ मच, मतलब हाउ मच एक तरह से क्वांटिटी की बात कह रहे हैं। तो वैसे ही जो क्वांटा होता है वो इस हाउ मच यानी क्वांटिटी जुड़ा हुआ है। एनर्जी क्वांटा हो गया तो आपका फोटोन हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम इज द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब तक हमने इस क्वांटा वाले बिहेवियर को जब माना तभी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। और इसी क्वांटम मैकेनिक्स में ही ये बताया गया कि कैसे जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आपके पास हो जाते हैं, चाहे वो एटॉमिक लेवल के हों चाहे सब एटॉमिक लेवल के हों, मतलब जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या क्वार्क इनकी बात हो, तो वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स ही वो मैथ की ब्रांच है या फिजिक्स की ब्रांच है जिससे कि हम आगे अपने डिस्कशन देखते हैं। द क्लासिकल मैकेनिक्स अज्यूम दैट एनर्जी एंड मैटर आर कंटिन्यूअस। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये माना जाता है कि डिस्क्रीटनेस नहीं होती, वहाँ ये नहीं होता कि एनर्जी का पैकेट है, वहाँ तो तरंगों का समूह जैसा मानते हैं। लेकिन इन द क्वांटम थ्योरी स्टेट द एनर्जी इज एक्सचेंज इन डिस्क्रीट अमाउंट कॉल द क्वांटम। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि माइक्रो लेवल पे जब आप क्वांटम लेवल पे जाते हैं तो जो चीज़ें आपको कंटिन्यूअस दिखाई पड़ रही हैं असल में वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में एक्सचेंज होती हैं। इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपके पास एक नल है, नल को आपने बहुत टाइट बंद कर रखा है, तो उसमें सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से पानी टपक रहा है। हर ड्रॉप का अपना साइज होता है, लेकिन जैसे आप टैप को ओपन करते हो तो एक पूरी बहुत तेजी से बौछार के साथ पानी निकलता है। वो पानी आपको कंटिन्यूअस दिखाई पड़ता है कि लगातार धार बाहर निकल रही है, लेकिन असल में जो लगातार धार बाहर निकल रही है उसको हम मान सकते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे असंख्य ड्रॉपलेट से मिलकर बना है। तो बिल्कुल वैसा ही आप माइक्रो लेवल पे जाते हो तो वहां पर आपको वो डिस्क्रीटनेस, वो जो छोटे छोटे इंडिविजुअल बिहेवियर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्लासिकल लेवल पे होते हो, बल्क साइज पे होते हो, तो आप उसको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में मान सकते हो। शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो क्वांटा है इसका बिहेवियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैक्स प्लांक इन 1900 टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 1900 के पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था वो एक चैलेंज था, एक मिस्ट्री थी लोगों के सामने कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको समझाने के लिए ये जो एनर्जी की डिस्क्रीटनेस है इसको सबसे पहली बार प्लांक ने यूज किया था। उसमें प्लांक ने क्या कहा था, प्लांक सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। तो उन्होंने ये कहा था कि जो ब्लैक बॉडी होती है उसको हमें क्वांटम ऑसिलेटर की तरह से माने, जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, एनर्जी को एमिट भी कर सकती है, लेकिन वो जो एब्जॉर्प्शन या एमिट करती है तो कंटिन्यूअस तरीके से नहीं करती, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो कंटिन्यूअस कह रही थी, वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में करती है, एक फॉर्मूले के थ्रू करती है। तो लिखा है कि इट इज नॉट emitted or absorbed continuously but it is in the discrete packets, और इसी पैकेट को आगे जाकर के क्वांटा कहा गया। इन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। फर्दर डेवलपमेंट इन द क्वांटम मैकेनिक्स लीड्स बाय द नील्स बोहर
वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर। इन मोर डेफिनेट वे वी में एक्सप्लेन क्वांटम एज, तो आगे जाकर के नील्स बोहर, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। तो अगर हम और भी प्रिसाइज होकर कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि द मिनिमम इनविजिबल यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका प्रकाश है, वो किसी पदार्थ पे गिर रहा है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, उसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो उस समय क्या होगा, जो आपकी लाइट है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर। तो यहाँ पर मटेरियल और लाइट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। उस इंटरेक्शन के दौरान जो सबसे छोटी यूनिट जो जिसका कि यूज हो रहा होगा उसको हम क्वांटा कहते हैं। जैसे कि इन लाइट फोटोन, इन लाइट कॉमा फोटोन इज द क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन एटम एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड। अब एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अभी तो मैंने क्वांटा की बात की। क्वांटा जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट होती है किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो इंटरेक्शन के दौरान हम जिसका यूज करते हैं, लाइक एनर्जी। एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है, मतलब क्वांटम हो जाने की घटना। तो फिनोमेना वेयर अ फिजिकल सिस्टम कैन ओनली possess certain discrete energy values rather than a continuous range। मतलब एक ऐसी घटना जहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम है या एनर्जी है या स्पिन है, ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तो ये जो चाहे वो वैल्यू नहीं रख सकती। एंगुलर मोमेंटम की भी कुछ निश्चित वैल्यू होती है, स्पिन की कुछ निश्चित वैल्यू होती है, माइक्रो लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर एनर्जी की भी कुछ निश्चित वैल्यू होती है। तो वो घटना जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कोई फिजिकल सिस्टम कुछ डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज के बिहेवियर को बिलोंग करता है, उसी को हम कॉन्टिन्यूस रेंज की बजाय उसी को ही क्वांटम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो यही एक कोर घटना है क्वांटाइजेशन की, एनर्जी क्वांटाइजेशन का एग्जाम्पल है। सो द मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस टू स्टडी एनर्जी क्वांटाइजेशन में एक्सप्लेन एज फॉलोज। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा गया है कि आप इसका कोई एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस। तो मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस को समझाने का एक बहुत बेहतर तरीका ये है कि हम पार्टिकल इन बॉक्स ये प्रॉब्लम करें, पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम करें। और ये आपने फिजिक्स जो आपने पढ़ी इंजीनियरिंग फिजिक्स उसमें भी इसको देखा होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको पार्टिकल बॉक्स प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टेट करना पड़ेगा कि भाई पार्टिकल बॉक्स प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले आप ये देखें, कंसीडर करिए द प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल बल्ब और द प्रॉब्लम ऑफ द पार्टिकल इन बॉक्स। तो चाहे वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की प्रॉब्लम हो, चाहे पार्टिकल इन बॉक्स की प्रॉब्लम हो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि हम एक पार्टिकल मानते हैं जिसका मास m है और वो किसी वन डायमेंशनल बॉक्स जिसकी लंबाई l है उसके अंदर वो रखा हुआ है, और जो पोटेंशियल जो फोर्स उस पर काम कर रहा है उस फोर्स को हम पोटेंशियल के थ्रू बता रहे हैं। उसका प्रोफाइल ये है। प्रोफाइल क्या है, देखो ऐसा है, एक इधर है, एक ये बाउंड्री है, इसके बीच में जगह है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है। अब वो यहाँ पर मूव कर रहा है, 0 से लेकर के l दूरी तक है, और वो इसके अंदर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल। तो जब तक वो 0 से l के बीच में है, इस पूरी जगह में है, उतने दौरान तक वो जीरो पोटेंशियल महसूस कर रहा है। जीरो पोटेंशियल मतलब है पार्टिकल फ्री है। लेकिन जैसे ही उसकी एक्स, मान लो एक्स एक्सिस है, जैसे ही उसकी वैल्यू 0 से कम होती है या एक्स की वैल्यू l से ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने का मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स काम करता है। इसीलिए v0 है अगर आपकी पार्टिकल l से कम 0 से आगे है। वो इनफाइनाइट हो जाएगा अगर पार्टिकल l से कम हो जाएगा या 0 से कम हो जाएगा, l से ज़्यादा हो जाएगा, यानी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये कहना होगा कि बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स नहीं करनी है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सीधे तौर पर यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करो। अप्लाई करिए श्रोडिंगर इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन के साथ में। तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है पार्टिकल इनफाइनाइट वेल के लिए, वो इस तरह के फॉर्मूले से लिखी जाती है। यहाँ पर v आपका 0 दिख रहा है, जो कि जो पार्टिकल उसके लिए फ्री कंडीशन में v0 होता है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक सोल्यूशन होता है साई बराबर a sin x b cos x। आप कहोगे सर कहाँ से आया, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का रूल है कि अगर आपके पास इस तरह की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो आप उसका सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशन है कि साई 0 होगा x0 पर और साई 0 होगा x बराबर l पर। साई क्या है, वेव फंक्शन है। तो जब आप ये सब अप्लाई करते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिसे कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। यहाँ En है, n पे डिपेंड कर रहा है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये दिखा रहा है कैसे एनर्जी जो है वो n के हिसाब से बढ़ती है, यानी n की वैल्यू 1 होगी तो E1 होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 4 हो जाएगा, E2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 रखने पर E3 की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो आप ये देखते हो कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो या तो E की वैल्यू 1 है
या ई की वैल्यू 4 है या ई की वैल्यू 9 है या ई की वैल्यू 16 है। तो ये सारी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं कि आपको 9.3 मिल रहा है या 4.7 मिल रहा है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर अलाउड नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से एनर्जी क्या हो रही है, कुछ निश्चित वैल्यूज़ किसी सी यूनिट को ऐसा लग रहा है वो फॉलो कर रही है, और उस रूल के हिसाब से हम कहेंगे कि उसके अंदर क्वांटाइजेशन का प्रॉपर्टी है। कि क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, क्वांटा मतलब होता है हाउ मच। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि n की वैल्यू 1 2 3 होने पर हाउ मच एनर्जी हो जाती है, 1 4 9 16। सो दिस इसका मतलब है कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर रहता है तो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स उसके पास रहती हैं। इट कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री वैल्यू। आप देख रहे हो, एक है फिर 2 3 नहीं, फिर 4 है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है, फिर 10 11 12 13 14 15 भी नहीं, 16 है। तो वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं रख रहा है, वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यू रख रहा है। सो द आइडिया ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन, इसी अब यही है आपका एनर्जी क्वांटाइजेशन, और इसी की वजह से दिस आइडिया ऑफ द एनर्जी क्वांटाइजेशन मेक्स द क्वांटम मैकेनिक्स indispensable for the understanding the microscopic world and modern technology। मतलब आप क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, बिना इसको यूज करे आप इस तरह के माइक्रो वर्ल्ड में नहीं जा सकते हो। ओके फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई, व्हाट इज द फेज एनर्जी कन्वर्जन। फेज एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? आपने फेज के बारे में पढ़ा है प्राइमरी क्लासेस में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सॉलिड, जब उसका शेप फिक्स होता है। एक होता है लिक्विड, जिसमें कि वो जिस बर्तन में डाला जाए उसका शेप हो जाता है। गैस, जो कि सबसे एनर्जेटिक स्टेट होता है। तो सॉलिड में पार्टिकल का मोशन बहुत कम होता है, इसीलिए उनका अपना शेप होता है। लिक्विड में पार्टिकल का मोशन ज़्यादा तो होता है सॉलिड से, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये फेज होते हैं, और इन सब की अपनी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे गैस की भी अपनी एनर्जी, लिक्विड की एनर्जी, सॉलिड की एनर्जी होती है, जो उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके आइटम्स के जो एक खास तरह का जाल बनाए रहते हैं, उन सब के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम फेज एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो द फेज चेंज इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक द लिक्विड, सॉलिड और गैस। फेज चेंज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए वाटर की बात करें, H2O की बात करें, तो जब आप फेज चेंज करोगे तो H2O जो है वो सॉलिड बन सकता है, आपने गर्म किया तो लिक्विड बन सकता है, आपने और गर्म किया तो वेपराइज हो जाएगा, गैस बन जाएगा। सो होता क्या है कि जब ऐसा हो रहा होगा, सो ड्यूरिंग द फेज चेंज द केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। तो फेज चेंज के दौरान सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या निकल के आती है? केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पानी गर्म किया तो पानी ही आइस बना, H2O रहा उसके अंदर, वही लिक्विड ही था और वही वेपर गैस बनी। सो इस फेज चेंज प्रोसेस के दौरान जो केमिकल कंपोजिशन है वो वैसे का वैसा रहता है। ऐसा नहीं केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है कि वाटर जो है वो कुछ सल्फर डाइऑक्साइड या कुछ और बन गया, तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फेज चेंज रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन। The phase energy conversion refers to the transformation of energy during the phase change in a system। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है, कोई गैस है, तो गैस में क्या होता है कि गैस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो लिक्विड फेज की एनर्जी कम होगी। अब सवाल ये आएगा कि वो गैस फेज की एनर्जी थी वो कहाँ जाएगी? तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे बारिश के दौरान क्या होता है, बारिश में होता यह है कि बादल आते हैं तो वेपर फॉर्म में रहती है, फिर वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और बारिश हो जाती है। लेकिन वो जो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो जो उनके पास एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में वहाँ रिलीज होती है। इसीलिए आपको दिखाई पड़ता है कि महसूस होता है कि जब बारिश हो जाती है, थोड़ी बारिश होती है तो आपको गर्माहट महसूस होती है, मौसम में गर्मी आ जाती है, आपने कहते हो बारिश तो हुई लेकिन मौसम गर्म है। So this mechanism plays a crucial role in the different physical, atmospheric and engineering process. During these phase transition, energy is either absorbed or released and commonly called the latent heat। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो रहा होता है, जब फेज चेंज हो रहा होता है, तो आप ये देखते हो कि एनर्जी ट्रांजिट होती है, तो एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। और मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, जो लेटेंट हीट होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ कॉमन फेज चेंज प्रोसेसेस क्या है, जैसे मेल्टिंग हो गया, इसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर मेल्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे लिक्विड की एनर्जी रिलीज होती है तभी वो सॉलिड बन पाता है। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि लिक्विड गैस हीट एब्जॉर्ब करती है ताकि वेपर में कन्वर्ट हो जाए। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से लिक्विड में होता है, तो वहां पर गैस अपनी एनर्जी रिलीज करती है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में होता है, तो सब्लिमेट होने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से कुछ
फेज एनर्जी मैकेनिज्म हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो फेज ट्रांजिशन, जो लैटेंट हीट होती है वही इन्वॉल्व होती है एंड इट इज़ नॉट यूज टू चेंज द टेम्परेचर। अच्छा, इसको आपने कभी समझा है लैटेंट हीट क्यों कहते हैं? लैटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त, इसलिए गुप्त ऊष्मा हिंदी में कहते हैं, क्योंकि इसको हम टेम्परेचर से नहीं देख सकते, इसको हम थर्मामीटर से नहीं दे सकते। तो जब एक सब्सटेंस जो होता है जब फेज ट्रांजिट करता है तो लेटेंट हीट क्या करती है, वो उसको थर्मामीटर पे आप नहीं देख पाओगे। मतलब 0 डिग्री के बर्फ है, 0 डिग्री का पानी हो जाएगा, तो 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, बट आप ये नहीं देखोगे कि थर्मामीटर में कोई चेंज होगा, अभी भी 0 डिग्री दिखाई पड़ रहा होगा। बट दिस इज टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो एनर्जी होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करती है। सो दिस एनर्जी एक्सचेंज इज गवर्न बाय द फील्ड इंटरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द थर्मल फील्ड। एक फील्ड इंटरेक्शन के थ्रू होता है। इन फेज चेंज मटेरियल, जिसे कि फेज चेंज पीसीएम्स कहते हैं, द सराउंडिंग एक्ट्स एज अ थर्मल रिजर्वायर। ठीक है, थर्मल रिजर्वायर मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब होते हैं सराउंडिंग से हीट जाती है, सराउंडिंग से हीट आती है। जैसे मान लो कि बर्फ है, उसको 0 डिग्री की बर्फ है, उसको 0 डिग्री पानी में बदलना है, तो बदलने के लिए हीट चाहिए, कहाँ से आएगी? सराउंडिंग से आएगी। या आपका जो भाप है, ही वेपर है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो उसकी लेटेंट हीट कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। तो सराउंडिंग से हीट आती है, सराउंडिंग से हीट जाती है, इसीलिए फेज चेंज मटेरियल के लिए जो सराउंडिंग होती है थर्मल रिजर्वायर की तरह काम करती है। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? एक खजाना, एक स्रोत, एक सोर्स, जहां जब चाहे हीट ला सकते हैं, जहां जब चाहे हीट भेज सकते हैं। तो जैसे ही मटेरियल एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। लेटर ड्यूरिंग द कूलिंग फेज द मटेरियल रिलीज स्टोर एनर्जी एंड सॉलिडिफाई एंड हीटिंग द सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिचुएशन ऐसे सोच रहे हैं कि जब हमारे पास कोई मटेरियल है, उसने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड में चूंकि एनर्जी ज़्यादा होती है उस फेज में, उसने एनर्जी ले ली, लिक्विड बना रहा, एनर्जी अपने पास रखी, और फिर आगे जाकर के किसी समय वो उसने अपने आप को लिक्विड से फिर सॉलिड कर लिया। तो जब लिक्विड सॉलिड हुआ तो उसने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी वापस से रिलीज कर दी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मटेरियल क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में होकर के अपनी एनर्जी को स्टोर रखता है, और वो तब देता है जब वो वापस से सॉलिडिफाई होता है, जब वापस से वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिडिफाई होता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। सो इन सोलर सिस्टम दीज पीसीएम्स आर यूज टू स्टोर यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी वगैरह में इसको स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब कुछ और फेज चेंज कन्वर्जन, जैसे वाटर साइकिल है, आपने देखा होगा, वाटर साइकिल पढ़ा है बचपन से कि एवापोरेशन जो होता है, ओशियन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी एंड कंडेंसेशन इन द क्लाउड रिलीज हीट एनर्जी। रेफ्रिजरेशन में भी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, जो गैस भरी जाती है, वो भी यही काम करती है, साइकिल वेपराइजेशन, कंडेंसेशन होता है। स्टीम पावर प्लांट में भी क्या होता है, लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है बॉयलर में, फिर स्टीम एक्सपैंड करती है, फिर वो वर्क करती है टरबाइन में, फिर टरबाइन अपनी एनर्जी में, मतलब टरबाइन में जाके एनर्जी लॉस करते हैं, तो फिर से कंडेंस हो जाती है और फिर से वाटर कंडेंसर में चला जाता है। तो इस तरह से, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो फेज चेंज कन्वर्जन मैकेनिज्म है, ये जो है कई सारे, बहुत सारे नेचुरल और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में आपका इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे यहाँ पर बर्नर से स्टीम में बॉयल हुआ, उसके बाद फिर वो कंट्रोल वाल्व से टरबाइन में गया, टरबाइन से जनरेटर को चलाया, फिर वहाँ से वो कूल हो गया, कूल होकर के फिर से वो पानी बन गया, और पानी से फिर से बॉयलर में आकर के इस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से स्टीम सोलर प्लांट में हम इस फेज चेंज वाली प्रॉपर्टी को यूज कर। ओके, सो एंट्रोपी का टॉपिक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स में ये आता है और आपने इसको 10+2 में पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें कि एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन द थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस जहाँ की हम हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं। हीट एनर्जी कैसे सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में आती जाती है, डिफरेंट पार्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सब कुछ हमारे थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स समझ लीजिए एक तरह का एडवांस वर्जन है थर्मोडायनेमिक्स का। एडवांस इन सेंस क्योंकि वहाँ पर फिर हम प्रोबेबिलिटी के रूल्स लगाते हैं। द ग्रेट बोल्ट्जमैन ने काफ़ी कुछ हमें बताया था कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और एनर्जी जो किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी स्टेट का चेंज होता है उससे कुछ माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, ये सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सब मिल करके एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की फील्ड बनती है। तो एंट्रोपी एक ऐसा कंसेप्ट है जो थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन दोनों ही जगहों पर बहुत अच्छे से यूज होता है। एंड विच ऑफन डिस्क्राइब इट एज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। तो अगर हम एक बहुत ही मोटी डेफिनेशन, एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन की बात करें तो एंट्रोपी इज रिलेटेड विद द डिसऑर्डरनेस या कह लो रैंडमनेस ऑफ सिस्टम में।
अब हालांकि ये एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, डिफरेंट फील्ड में एंट्रोपी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज, जिसको आप अभी कह सकते हैं, ऐसे डेफिनेशन है। फॉर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव, एंट्रोपी गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ एनर्जी इज स्प्रेड आउट इन अ सिस्टम एंड हाउ अनअवेलेबल इट बिकम फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कहने का मतलब है, अगर आप इंजन के पर्सपेक्टिव से देखें, जिसमें इंजन्स क्या होते हैं, इंजन्स ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि एक रिजर्वायर से हीट लेते हैं, कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हीट को रिजेक्ट कर देते हैं सिंक में। जैसे कार्नो इंजन वगैरह के बारे में आपने शायद पढ़ा हो, याद हो आपको। तो अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो एंट्रोपी हमको ये बताती है कि किसी काम को करने के लिए हमारे सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है, या उल्टा तरफ कहोगे कितनी एनर्जी अनअवेलेबल है। और मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एस बराबर क्यू इन द रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। तो डी एस बराबर क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो एस इज द सिंबल फॉर एंट्रोपी और डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। सो सिस्टम्स में हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी एंट्रोपी है, इससे ज़्यादा हमारे लिए जानकारी ये जरूरी हो जाती है कि स्टेट जब चेंज हो रहा है तो उसमें कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द एंट्रोपी ऑफ अ स्टेट। क्यों रिवर्सिबल जो है, एक रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज है कि मतलब जब रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो क्यू रिवर्सिबल है। टी जो है आपका अब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस पे कि आप बात कर रहे हो। इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो जैसा मैंने बताया है कई तरह से इसको इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। तो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस। हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम हैज़ लो एंट्रोपी व्हाइल द डिसऑर्डर्ड सिस्टम हैज़ हाई एंट्रोपी। जिसका मतलब है जब कोई सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, दे आर मोर रेगुलर, तो वो लीस्ट एंट्रोपी स्टेट है। लिक्विड में उनकी रेंडमनेस बढ़ जाती है, दे गेट मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप कहोगे कि वहाँ डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, यानी एंट्रोपी बढ़ गई। गैस में और बढ़ जाती है। तो इस तरह से एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस का मेजर होता है। फ्रॉम इंजन थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रोपी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम दैट इज नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। ओके, अगेन इंजन थर्मोडायनेमिक्स मतलब वही आप जो कार्नो इंजन वगैरह की बात कर रहे हो। तो एंट्रोपी हमें बताती है कितनी एनर्जी हमें नहीं अवेलेबल है। सो जैसे ही एंट्रोपी इंक्रीज करती है इसका मतलब है अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ गई, या कह लो लेस एनर्जी है जो अवेलेबल है फॉर द मैकेनिकल वर्क। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर इंफॉर्मेशन थ्योरी, जो कि एक और बहुत कम्युनिकेशन साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इन information theory, the entropy represents the amount of information content. This is useful in the field like the data compression and cryptography. तो किसी सिग्नल के अंदर जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो, उस सिग्नल के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्या है। अभी कंटेंट जो होता है ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस बाइनरी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी का होना ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप जब कभी कोई डाटा कंप्रेस करते हो या जब कभी किसी इन्फॉर्मेशन क्रिप्ट करते हो तो ये सब वहाँ पर उसका यूजफुल होता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या हैं? इन द डिजिटल सिस्टम एंट्रोपी हेल्प विद द डाटा इनकोडिंग एंड इन्फॉर्मेशन कंप्रेशन। जैसा कि मैंने बताया है कि डिजिटल सिस्टम में इसका काम होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द एरर डिटेक्शन सिस्टम एंड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, इन सब में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो एंट्रोपी एनालिसिस होती है वो हमें इस बात को बताती है कि हमारे इंजन में, इंटरनल कंबस्टन इंजन है, वो कितनी एनर्जी लॉसेस कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी वाली पर्सपेक्टिव से बात होती है। तो वहाँ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन वगैरह है, कंबस्टन वगैरह है, उनकी वजह से कितना एनर्जी ऐसी है जो हम लॉस कर दे रहे हैं, मतलब जो हमें अवेलेबल नहीं हो रही वर्क करने के लिए। ऐसे ही रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में एंट्रोपी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं एफिशिएंट रेफ्रिजरेशन को, साइकिल को, चाहे वेपर कंप्रेसर साइकिल वगैरह, उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको अगर प्रॉपर डिज़ाइन कर लेंगे तो हम एनर्जी लॉस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही इंजीनियर्स जो होते हैं वो एंट्रोपी एनालिसिस को यूज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द पावर जनरेशन साइकिल, जैसे रैंकिन साइकिल है, ब्राइटन साइकिल है। इन थर्मोडायनेमिकल साइकिल्स के अंदर अगर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है तो भी वहाँ पे एंट्रोपी एनालिसिस की जाती है। इससे क्या होता है, इस प्रॉपर एनालिसिस की वजह से जो मिनिमाइज हम जनरेशन करते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्क हमको मिलता है, जिसको कि हम हीट एनर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो कि एंट्रोपी हैज़ मैनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, बहुत सारे इसके इंजीनियरिंग से लेकर के साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी में इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। और एंट्रोपी हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस हो गया, और गाइड, मतलब एक तरह से इंजीनियर्स को गाइड करता है कैसे आप मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सिस्टम्स को जनरेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ द एंट्रोपी इज यूजफुल।
ओके, एक क्वेश्चन आता है कि आप ये बताएं, एक्सप्लेन करिए कि जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है वो बढ़ रहा है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासेस के ज़माने से है, 1870-80 से ज़माने से चल रहा है क्वेश्चन कि यूनिवर्स जो है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही मतलब किसी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ रही है। भाई जब हम कहते हैं कुछ चीज़ बढ़ रही है तो आपको कहाँ तक बढ़ोगी, तो आप कहोगे भाई उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो एंट्रोपी यानी इस यूनिवर्स की भी अपनी एक मैक्सिमम एंट्रोपी हो सकती है। उस मैक्सिमम एंट्रोपी होने के बाद फिर कोई यूजफुल वर्क नहीं बचेगा करने के लिए, कोई भी एनर्जी जिसको हम यूजफुल, तो इंजन हम नहीं चला पाएंगे और देन वो हीट डेथ वाली स्थिति आ जाएगी। दैट हैज़ मैनी फिलोसफिकल मीनिंग और बहुत सारे उसके मीनिंग हैं, बट फिलहाल हमें ये समझना है कि इसका क्या मतलब है, कि कैसे इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो मैक्सिमाइज होने की तरफ बढ़ती है। तो आप देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो हमें कहता है कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस मतलब जो अपने आप हो जाए यानी स्पॉन्टेनियस हो, तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बताता है, खास तौर पे ये कहता है, इसको हम क्लासेस इनइक्वालिटी कहते हैं, कि अगर आपका कोई सिस्टम है जो कि किसी प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है, कोई प्रोसेस आप कह रहे हो, तो चाहे वो नेचुरल हो या स्पॉन्टेनियस हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि एंट्रोपी का जो बदलाव होगा वो या तो पॉजिटिव होगा, यानी या तो उस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ेगी, या बदलाव नहीं होगा यानी कि एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे कोई प्रोसेस नहीं हो सकते जिसमें एंट्रोपी घटे, यही लिखा है ना। तो बट नेवर डिक्रीजेस, तो एंट्रोपी कभी घटती नहीं है, यानी कि एंट्रोपी कभी घटती नहीं का मतलब ये है कि जो आपने डी एस निकालते हो या जो आप डेल्टा एस निकालते हो ये पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि एंट्रोपी बढ़ गई हो, या ये जीरो हो सकता है, मतलब प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज ही ना हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये निगेटिव हो जाए। दिस निगेटिव होना इज नॉट पॉसिबल, दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजेज और रिमेन कॉन्स्टेंट बट नेवर डिक्रीजेज। सो द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज अ अल्टीमेट आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस किसके लिए हो गया ये, मैंने ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसे सिस्टम जो किसी एनवायरनमेंट के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना करे, किसी तरह का आदान प्रदान ना करे। अब यूनिवर्स की बात कहो तो यूनिवर्स जो होता है, जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है वो ये कहती है कि यूनिवर्स तो एक अल्टीमेट आइसोलेटेड सिस्टम है। इस यूनिवर्स के बाहर कोई यूनिवर्स नहीं है जिसके साथ उसकी सराउंडिंग हो, जिसके साथ उसका कोई आदान प्रदान हो। सो द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट isolated system and there is nothing outside it to exchange the energy or matter with। अब ब्रह्मांड से बाहर कहीं कुछ है ही नहीं जहाँ पे कि कोई हीट का मैटर का एक्सचेंज कर सके या कोई एक्सचेंज कर सके। सो ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन द यूनिवर्स कलेक्टिवली लीड्स टू द ओवरऑल इंक्रीज इन द एंट्रोपी। तो इसका मतलब है जो कुछ भी यूनिवर्स के अंदर हो रहा है उसका सिर्फ एक और एक कारण क्या है, एक और एक मकसद क्या है कि एंट्रोपी से बढ़ेगी ही, या तो बढ़ेगी या जीरो रहेगी। तो जीरो रहेगी उन प्रोसेस को हम हटा दे, लेकिन जो बढ़ रही है वो तो यूनिवर्स की एंट्रोपी को थोड़ा और बढ़ा ले जा रहे हैं। सो दिस इज वाई एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू मैक्सिमाइज एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट यूनिवर्स इज इवॉल्विंग टूवर्ड्स द मैक्सिमम रैंडमनेस। अगर हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी लगातार बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी तो अपने साथ रैंडमनेस को भी बढ़ा रही है ना, तो रैंडमनेस भी और बढ़ता जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड द स्टीम इंजन्स। आपके टॉपिक हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक स्टीम पावर प्लांट है, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, जरा उसके बारे में बताएं, और रैंकिन साइकिल के बारे में आपको हमें बताना है। तो देखो भाई, अब स्टीम पावर प्लांट क्या है। स्टीम पावर प्लांट ऐसे बड़े बड़े सिस्टम हैं, भारत में खासतौर पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ कोयला जलता है, कोयला जलने से गैस बनती है, गैस से टरबाइन चलती है, टरबाइन बिजली बनाती है, वो बिजली जो हमारे घरों में आती है और फिर वो टरबाइन से निकली हुई जो गैस है वो कंडेंस कर दी जाती है, ठंडी कर करके फिर से उसको बॉयलर में भेज करके फिर कोयले की गर्मी से कोयला जला करके उसको स्टीम बना करके वापस से टरबाइन चलाया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो आपके पास ये है कि द स्टीम पावर प्लांट इज अ फैसिलिटी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग स्टीम टू टर्न अ टरबाइन। जैसे मैंने बताया कि आप पहले क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टरबाइन चलाते हो, विच देन ड्राइव्स अ जनरेटर, जिसकी वजह से एक जनरेटर चलता है। फिर जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं दे आर द वेरी कॉमन बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस पावर रिलायबली। मतलब आज भी भारत के अंदर भले ही हमारे पास थर्मल मतलब हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, बांध हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पर फिर भी सबसे रिलायबल तरीके से सबसे ज़्यादा मात्रा में आज भी स्टीम पावर प्लांट से बिजली बनाई जा रही है। सो स्टीम पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक लाइक द फर्स्ट एंड सेकंड लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो पावर प्लांट होते हैं ये
ये फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इज कॉल्ड द रैंकिन साइकिल। ये भी जरूरी चीज़ें हैं जो आपको लिखना है अपने आंसर में। द सिंपल रैंकिन साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेस। पहला है वाटर इज हीटेड, ठीक है, पहले पानी गर्म होता है कोयले की मदद से, हीटेड वाटर टर्न्स इनटू स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम हो जाता है। फिर हम उसको प्रेशर करते हैं, स्ट्रीम को प्रेशराइज करते हैं स्पिन टरबाइन की हेल्प से। बड़े बड़े इंजन होते हैं जिनसे वो प्रेशराइज होता है। फिर वो प्रेशराइज स्टीम जो है टरबाइन कनेक्टेड विद द जनरेटर, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू टरबाइन द स्टीम कंडेंस इन द कंडेंसर एंड रिसाइकिल टू द फर्स्ट स्टेप विच इज वेयर इट वाज हीटेड। मतलब कहने का मतलब है कि वो प्रेशराइज स्टीम जो होती है वो टरबाइन में जाती है, टरबाइन को टर्न करती है, फिर टरबाइन से वो ठंडी होकर के वापस से उसी जगह पहुंच जाती है जहां से वो चली थी। जरा आप देखो, आप यहाँ से शुरू करो। पहला प्रोसेस क्या है कि आपके पास पानी की टंकी है, पानी की टंकी से आपने पंप किया यहाँ पर, और यहाँ से पानी आगे बढ़ा, और फिर यहाँ आपका कोल है, आपने कोल को जलाया, बॉयलर के अंदर गया, बॉयलर ने क्या किया, प्रेशराइज गैस स्टीम जनरेट की, वो स्टीम टरबाइन के अंदर आई, टरबाइन टर्न किया, यहाँ से आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली प्रोसेस शुरू हो गई, और टरबाइन से निकल करके स्टीम को फिर कंडेंस करके यहाँ पर ठंडा कर दिया गया। ये आपके पास राइट हैंड साइड में है, ये आपका रैंकिल साइकिल है। दिस इज द रैंकिल साइकिल, दिस इज द इंपॉर्टेंट साइकिल। इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो यहाँ पर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप ये एक आइसोथर्म देखो, ये एक आइसोथर्म है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक टेम्परेचर पे आइसोथर्म है, ये किसी टेम्परेचर T1 पर है, किसी टेम्परेचर T1 पर है, किसी टेम्परेचर T2 पर है। सबसे पहले क्या हुआ, स्टेज नंबर 1 से आप स्टेज नंबर 2 पे जाओ। जब आप स्टेज नंबर 1 से 2 पे जाते हो तो जो पंप होते हैं वो वर्क करते हैं, और उस वर्क से क्या होता है, आपकी जो स्टीम होती है वो प्रेशराइज होती है। उसके बाद स्टेज नंबर 2 से आप जाओ स्टेज नंबर 3 पर। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो कर्व है ये एंट्रोपी एक्स एक्सिस पर और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे बनाया हुआ कर्व है। तो ये टीवी, ये पीवी, ये इंडिकेटर डायग्राम नहीं है कि एक पे पी है एक पे वी है। दिस इज द टीएस डायग्राम, ये ध्यान रखना, ये आपका टीएस डायग्राम है। आपको टीएस डायग्राम ही मेनली यहाँ पे बनाना होगा क्योंकि उसी के थ्रू ही इसको सबसे अच्छे समझा सकते हैं। फिर उसके बाद जब स्टेज नंबर 3 पहुँचेगा तो उस समय क्या होता है, टरबाइन चलती है तो वर्क टरबाइन में खर्च होता है, और आपकी जो स्टीम होती है वो वापस से स्टेज नंबर 4 की तरफ आ जाती है। स्टेज नंबर 4 है, और फिर वहाँ से फिर से जब उसको कंडेंस किया जाता है तो जो हीट है वो बाहर निकल जाती है। तो हीट आई तब वो स्टीम बना, हीट बाहर निकली तो वापस से वो लिक्विड बन गई। तो इस तरह से आपके पास एक पूरा क्लोज इस तरह का स्क्वायर कर्व आ जाता है, क्लोज कर्व आ जाता है, जो ये बताता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है। तो इस पूरे साइकिल को हम रैंकिन साइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रैंकिन साइकिल। और इसमें क्या होता है, आप पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। पहले स्टेप को आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब होता है, यहाँ पे आइस का मतलब होता है कि नो चेंज, आइस का मतलब है यहाँ पर नो चेंज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो। आप देखें यहाँ पर, अगर इसको जूम करके दिखाएं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, आप देखें यहाँ पर इस जगह पर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू फिक्स है। इसी एंट्रोपी पर स्टेज नंबर 1 से 2 चले गए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि इस पूरी जगह पर चेंज इन एंट्रोपी आपका 0 है, जो कि आप सीधे किसी एक एंट्रोपी की वैल्यू पर ही स्टेज नंबर 1 से 2 चले गए। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है, डिफरेंट स्टेप्स लिखने होते हैं आपको। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसे हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द पंप। स्टेज नंबर 1 से 2 तक गए। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो होती है पंप में एंटर करती है एज द सैचुरेटेड लिक्विड एंड इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली। ठीक है, आइसेंट्रोपिकली मतलब जब डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो तो कंप्रेस होती है टू द बॉयलर की तरफ भेज दी जाती है। ड्यूरिंग द वाटर टेम्परेचर इंक्रीज समवॉट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब आपका जो स्टेज नंबर 2 है, स्टेज नंबर 2 से 3 की तरफ जाते हो तो यहाँ पर हीट ऐड हो रही है, जबकि पी जो है वो आपका कांस्टेंट बना रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है बॉयलर में, स्टेज नंबर 2 से स्टेज नंबर 3 तक। यहाँ वाटर जो है बॉयलर में एंटर करता है कंप्रेस लिक्विड के फॉर्म में, और फिर सुपर हीट वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। फिर स्टेज नंबर 3 में क्या होता है, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है टरबाइन में। स्टेज नंबर 3 से 4 की तरफ देखें, अगेन देखें स्टेज नंबर 3 से 4 की तरफ। तो स्टेज नंबर 3 से 4 की तरफ भी एक एंट्रोपी पे हो रहा है, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी का चेंज नहीं होता है, और इस दौरान एक तरह का एक्सपेंशन जो है हमारे जो प्रोसेस है उसके अंदर आता है। सो यहाँ पे लिखा है कि द सुपर हीटेड वेपर एंटर इनटू द टरबाइन। In turbine, the vapor expand isentropically and produce work by rotating the shaft.
एक सैफ्ट, एक सिलेंडर होता है, एक रोटेट होता है, जिससे कि आगे बुश वगैरह वो मैग्नेटिक पूरा सिस्टम लगा होता है. द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम ड्रॉप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड एट दिस स्टेज स्टीम इज अ लिक्विड वेपर मिक्सचर इन द कंडेंसर. ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, स्टीम आपकी जनरेट होती है. स्टीम जो होती है वो काम करती है, स्टीम लिक्विड वेपर मिक्सचर वहाँ पर काम होता है. आखिरी स्टेज होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर. इसमें क्या होता है, स्टीम जो होती है वो कंडेंसर में अपनी हीट को रिजेक्ट करती है और फिर कूलिंग मीडियम के थ्रू जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा होता है और फिर ये सेचुरेट लिक्विड एंटर करता है पंप में और फिर आपका फिर से उसी जगह पे कलेक्ट हो जाता है पानी जहाँ से चलना शुरू हुआ. तो इस तरह से एक पूरी साइकिल पूरी हो जाती है. यहाँ पर जो एरिया होता है 2 से 3 वो रिप्रेजेंट करता है कि हीट ट्रांसफर की गई वाटर को बॉयलर में, और जो एरिया होता है अंडर 4 to 1 वो रिप्रेजेंट करता है हीट रिजेक्ट किया गया कंडेंसर में. और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बताता है कि कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ है. अगर इसको मैं फिर से आपको डायग्राम के पास ले जाऊं तो यहाँ पर ये आपको मैं बता रहा हूँ. देखो यहाँ पर ये देखो, ये जरा ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे यहाँ पर रंग बिरंगा कुछ बनाएं. अब आपने पढ़ा है कि किसी कर्व का जो एरिया होता है वो खासतौर पे थर्मोडायनेमिक्स में वो उसके द्वारा किए गए कार्य को बताता है. तो जरा देखें, पहला ऊपर वाला कर्व, जैसे ये वाला कर्व है, मैं कौन सा यहाँ पे रंग के, जैसे ये वाला कर्व, ये जो ब्लू कलर का कर्व है ये वाला, स्टेज नंबर 1 स्टेज नंबर 2 से 4 की तरफ. इसको थोड़ा सा साफ कर देना, तब यहाँ से बहुत हॉच पॉच सा हो गया, तब थोड़ा सा आसानी बनेगी मुझे दिखाने में भी, आपको समझने में भी. देखिए यहाँ पर कोशिश करें देखने की, ये आपका एक प्रोसेस है स्टेज नंबर 2 से होते हुए 3 तक ये. तो यहाँ पर आपके पास जो एरिया इंक्लोज है वो एरिया ये वाला है. ये देखो एरिया, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है. तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना हीट जो है, कितना वर्क जो है जब हीट गई सिस्टम के अंदर कितना वर्क किया गया. उसके बाद आप यहाँ पर एक दूसरा हिस्सा भी देख रहे हो. कौन सा दूसरा हिस्सा देख रहे हो, दूसरा हिस्सा ये वाला, स्टेज नंबर 4 से 1 की तरफ. स्टेज नंबर 4 है, स्टेज नंबर 1 है. तो यहाँ पर जो एरिया है घेरा जा रहा है वो ये वाला है, ये वाला एरिया है, कितना हीट रिजेक्ट है. तो आप देखोगे यहाँ पर 2 एरिया तो कैंसिल कर दे रहे हैं भाई. ये एरिया पहले भी था, ये वाला एरिया तो पहले भी था, और ब्लू कलर का, अब ग्रीन कलर से ये वाला एरिया रिजेक्ट हो गया. लेकिन इतना हिस्सा जो साइकिल का बचा वो ये दिखा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जब आपने हीट रिजेक्ट किया, जब आपने हीट सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया, उस दौरान कितना वर्क हुआ है. तो आपको आखिरी पैराग्राफ में यही देखने को मिला है, जहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर कि हेयर द एरिया अंडर प्रोसेस 2 to 3 रिप्रेजेंट द हीट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर टू द वाटर इन द बॉयलर. ठीक है, कितना हीट गया. उसके बाद जो एरिया था अंडर कर्व 4 to 1 दैट रिप्रेजेंट द हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर. कंडेंसर में जब पहुंचा, जहां ठंडे होता है वेपर, उसने कितनी हीट रिजेक्ट की. तो अब उन दोनों का जो डिफरेंस था, जो मैंने बताया आपको घेर करके, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द नेट वर्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द साइकिल. नेट वर्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द साइकिल, ये आपको दिख गया. अब जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है, द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इन द रेशियो क्या होगा, तो थर्मल एफिशिएंसी होता है कितना रेट ऑफ वर्क टरबाइन में हुआ माइनस रेट ऑफ वर्क पंप में हुआ माइनस रेट ऑफ हीट जो उसके अंदर इंसर्ट किया गया. नॉर्मली क्या होता है, टरबाइन का वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो पंप का हम रेट ऑफ वर्क हटा देते हैं. तो एफिशिएंसी जो होती है दैट इज द रेट ऑफ वर्क टरबाइन डिवाइड बाय द हीट ट्रांसफर. यहाँ पे देखो W डॉट मतलब होता है मैकेनिकल पावर कंज्यूम बाय द टरबाइन, और Q डॉट का मतलब होता है हीट फ्लो रेट इन द साइकिल. ये हो गया आपका. ये कुछ नहीं है, ये बाद में आगे डिस्कस करेंगे. ये हो गया आपके पास रैंकिल साइकिल का एक हिस्सा जहां आप TS डायग्राम में होता है. फिर अब हम बात करेंगे ब्राइटन साइकिल के. एक में ब्राइटन साइकिल से पहले मैंने रैंकिल साइकिल का एक और बनाया था PV डायग्राम. आई डोंट नो कहाँ गया, शायद उसका ओके उसका इसके अंदर नहीं आया है. खैर नहीं आया तो कोई बात नहीं. अगला टॉपिक हमको समझना है कि ब्राइटन साइकिल क्या था, ब्राइटन साइकिल का क्या यूज होता है. तो इतना याद रख लो, ब्राइटन साइकिल वो प्रोसेस है जो कि इंजन, जो जेट इंजन्स होते हैं उनमें काम करता है. बड़े बड़े इंजन जो ट्रक्स के इंजन होते हैं उनमें काम करता है, जहाँ की हीट को भी एज अ वर्किंग सब्सटेंस लिया जाता है. ब्राइटन इंजन की खास बात होती है कि वो जेट इंजन्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है ब्राइटन साइकिल का. चलिए समझते हैं इसके बारे में. ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक हम बात करने वाले हैं ब्राइटन साइकिल. आप जो जेट स्ट्रीम या जो बोइंग जहाज वगैरह हैं, इनके जो इंजन देखते हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस ब्राइटन साइकिल कॉन्सेप्ट.
तो ब्राइटन साइकिल एक थर्मोडायनेमिकल साइकिल होती है जिसको कुछ हीट इंजन्स में यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द गैस टर्बाइन इंजन। तो वो जो जेट के इंजन होते हैं, जहाज़ों के जो इंजन होते हैं, उनको गैस टर्बाइन इंजन कहते हैं, और जेट इंजन्स में भी इसको यूज किया जाता है। द दिस ब्राइटन साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेसिंग एम्बियंट एयर। एम्बियंट मतलब जो इंजन की इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर उस एयर को फ्यूल से मिक्स किया जाता है, फिर उस वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, मतलब जेट फ्यूल जो होता है, जेट फ्यूल को भाप में कन्वर्ट कर लिया, स्प्रे फॉर्म में हवा से मिक्स किया, और फिर उसको इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं। फिर वो जो मिक्सचर जलता है तो उस मिक्सचर के जलने से एक्सपेंशन होता है और फिर उसकी वजह से हमारा इंजन काम करता है। सो ये ब्राइटन इंजन होता है। जनरली ये बड़े बड़े स्केल पे बड़ी कैपेबिलिटी वाले होते हैं, तो इसलिए इनको इस तरह से बनाया जाता है। इन मैनी ब्राइटन साइकिल इंजन हॉट एयर कैन बी रिसाइकिल। अब होता क्या है कि एक तरीका तो ये है, अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि जैसे हॉट एयर एक बार इंजन के अंदर गई, उसके बाद से फिर उसको बाहर निकाल दिया गया। दूसरी तरीका ये है कि उसको रिसाइकिल कर दिया गया। सो हीटिंग फ्रेश एयर कमिंग इन इट, तो रिसाइकिल कर दो, और फिर उससे क्या होता है, जो हीट है ऑलरेडी हवा में, चूँकि वो गर्म है ही है, तो उसको रिसाइकिल करने से थोड़ा सा कम हमको टेम्परेचर रेज करने वाला प्रोसेस कम करना पड़ता है। सो दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी बिकॉज लेस फ्यूल इज नीडेड टू हीट द फ्रेश एयर। इन फिजिक्स के टर्म में बात करें तो ब्राइटन साइकिल जो होता है वो 4 उसमें प्रोसेस होते हैं। उसमें एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और उसी के साथ साथ आइसोबैरिक हीटिंग होती है और आइसोबैरिक कूलिंग होती है। यहाँ एडियाबैटिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हीट का एक्सचेंज ना हो, और आइसोबैरिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर आपका कांस्टेंट रहे। आइसोबार मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो एडियाबैटिक मतलब आपका हीट का एक्सचेंज ना हो, आइसोबारिक मतलब आपका प्रेशर ना चेंज हो। तो ब्राइटन साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है बिना हीट के एक्सचेंज कंप्रेशन होता है, एक बिना हीट के एक्सचेंज के एक्सपेंशन होता है, दूसरा होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग होती है और कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग होती है। डिटेल एनालिसिस की बात करें तो आप देखें यहाँ पर इस जगह पर ये एक स्कीमेटिक डायग्राम बना है इस तरह के इंजन का। तो ये वो पहला हिस्सा है जहाँ से ये फ़ैन लगा हुआ है, आपका फ़ैन है, तो यहाँ से एयर जो होता है वो घुसता है इंजन के अंदर। फिर उसके बाद उस एयर को हम मिक्स करते हैं एक कंबस्टन चैम्बर में। कंबस्टर चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल भी वहाँ पर उस एयर के साथ मिक्स की जाती है, फिर उसको इग्नाइट किया जाता है। उसके बाद वो गैस एक्सपेंड करती है, और फिर जब इंजन को चलाती है तो बाहर से वो गैस निकल जाती है, टरबाइन वहाँ पर चल रहा होता है। तो ये आपका फिगर 1 है जो कि इसको दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमने अभी क्लोज साइकिल नहीं की, मतलब इधर से फ्रेश एयर जा रही है और यहाँ से एग्जॉस्ट करके एयर बाहर निकल रही है। एक तरीका और हो सकता है कि इस एग्जॉस्ट को भी हम इसके अंदर लूप में डाल दें, फीडबैक लूप में डाल दें, तो ऐसे में क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाती है पहले के कंपैरिजन में। तो फिगर 1 आप देख रहे हो, एक सिंपल गैस टरबाइन पावर प्लांट है। यहाँ पर एयर को पहले कंप्रेस किया जाता है एडियाबेटिकली, ये वाला हिस्सा है जहाँ एयर कंप्रेस होता है। ए से बी तक का ये जो पूरा रीजन है, यहाँ एयर कंप्रेस होता है। फिर उसको कंबस्टन चैम्बर में एंटर करती है हवा, बिल्कुल सही है, जहाँ पर फ्यूल इज इंजेक्टेड एंड बर्न एट द कांस्टेंट प्रेशर। इस कंबस्टन के अंदर उसमें हवा के अंदर फ्यूल मिलाई जाती है, फिर उसको जलाया जाता है। इन द प्रोसेस बी सी, जो आपको बी से सी तक ये प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्ट जो जलने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो टरबाइन में एक्सपैंड कर जाता है और एम्बिएंट प्रेशर पे सी से डी तक का। अब यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, फिर सारा काम होता है और बाहर से वो थ्रो आउट हो जाती है सराउंडिंग में। तो आप देख रहे हो चूंकि यहाँ से हवा एक बार जा रही है, एक बार निकल रही है, वापस से नहीं जा रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में इसको ओपन साइकिल कहा जाता है। जैसे द ओपन साइकिल इंजन। तो ओपन साइकिल यूज इन द एयरक्राफ्ट, बसेस, ट्रक, इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन इंस्टॉलेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इस होल प्रोसेस को अगर हम और भी इस ओपन साइकिल को अगर हम और भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखिए एक पीवी डायग्राम है, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है। ए से लेकर बी तक कंप्रेशन होता है, बी से लेकर सी तक कंबस्टन होता है, सी से लेकर डी तक एक्सपेंशन होता है। अब अगर हम एक साइकिल और जोड़ देंगे तो डी से लेकर के ए तक फिर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि साइकिल क्लोज हो जाए। तो कंप्रेशन एक प्रोसेस हो गया, कंबस्टन एक प्रोसेस हो गया, यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, और अगर इसको जोड़ दोगे तो फिर ये कंबस्टन के एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा टीएस डायग्राम पे देखें, वो जो पीवी डायग्राम था, तो पीवी डायग्राम में आपके पास 2 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ देखो बी और सी आइसोबैरिक है जो कि किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं। ऐसे डी से ए अगर लूप लगा दोगे फीडबैक तो भी आइसोबैरिक होगा, लेकिन ए से बी एडियाबैटिक है, सी से डी एडियाबैटिक है। ठीक है, अब हम एक टीएस डायग्राम की बात करते हैं। ये आपका टी है, ये आपका एस है। आप यहाँ पे देखो एक टेम्परेचर T1
T1 से आपने कंप्रेशन हुआ, एक इसके अंदर वर्क गया, T1 से T2 तक पहुंच गया। 2 से क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पर एडियाबैटिक कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पर आपका एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर क्या होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी पर आपका टरबाइन वर्क करता है और उसके बाद फिर से ये कांस्टेंट प्रेशर पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ये अगर टीएस डायग्राम में देखोगे बच्चों तो आपको इस तरह का एक लूप बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लूप के लिए आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए, आपकी जो एफिशिएंसी होती है इस बार्टन साइकिल की, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक तो आप समझो Q1 जो हीट सप्लाई हो रही है, आप देखो डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो हिस्सा है वो दिखा रहा है कितना हीट सप्लाई हो रही है और ये हिस्सा दिखा रहा है कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो हीट सप्लाई के बारे में क्या आप लिख सकते हो, आपके पास फार्मूला होता है हीट सप्लाई का, हीट का फार्मूला जो होता है कि Q इज इक्वल टू मास, जो गैस का जो एयर का मास है, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है, T3 माइनस T2। देखो T3 माइनस T2 यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि Q1 जो हीट रिजेक्ट हो रही है उस समय आपका एक टेम्परेचर T3 था, एक टेम्परेचर T2 था, तो आपने T3 माइनस T2 कर दिया। फिर बात आती है Q2 हीट जो रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे देखो Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, टेम्परेचर T4 से T1 की बात हो रही है, तो आप सेम अमाउंट ऑफ गैस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा T4 माइनस T1। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस Q2 हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो आप जब ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर अल्फा आ जाएगी, जो T4 माइनस T1 एक तरफ है, T3 माइनस T2 एक तरफ है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि ये जो है कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस की ही बात हो रही है, जिसको कि हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में एक खास तरह का फॉर्मूला रहता है जो कि वहाँ पर पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके आता है, जहाँ गामा CP अपॉन CV होता है, रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट का। तो जब ये PV की जगह पर T और P के टर्म में लिखा जाता है तो आपका फॉर्मूला इस तरह से आता है। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा है कि P2 P3 के बराबर है, P4 P1 के बराबर है। कहाँ से देखा है आपने, आप अगर इसको यहाँ तो खैर यहाँ पे देखोगे तो आप ये देखोगे, अगर यहाँ पर P1 है तो P2 है, अगर P3 है तो ये P4 है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है P2 P3 इवन, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर स्टेज नंबर 1 ये है, तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P4। तो P1 P4 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है। देखिए यहाँ पर लिखा है इस चीज़ को, तो P2 P3 के बराबर है, P4 P1 के बराबर है। तो इस फॉर्मूले में अगर आपने P2 बाई P1 लिखा है तो आप इसको P2 को P3 से रिप्लेस कर सकते हो और P1 को P4 से रिप्लेस कर सकते हो। जब ऐसा होगा तो जब P था तो यहाँ T2 था, जब P1 था यहाँ T1 था, तो जब आपने रिप्लेस कर दिया तो अब P3 जगह पे T3 हो जाएगा, P4 की जगह पे T4 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसी के आगे हम लिख सकते हैं कि T3 बाई T4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला क्या आया, T2 बाई T1 इज T3 बाई T4। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को रीअरेंज करें, T3 को T2 के नीचे कर दें, T4 को T1 के नीचे कर दें। करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर अल्फा में जो T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2 का एक रेशियो है, इसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इन दोनों तरफ -1 कर दिया, -1 कर दिया, तो T3 T2 -1 हो गया, T4 T1 -1 हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप पाओगे आपके पास फार्मूला हो गया T4 माइनस T1 T3 माइनस T2 बराबर P1 बाई P2 गामा -1 अपॉन गामा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये भी हमें मालूम ही है, तो अगर हम यहाँ पर P1 बाई P2 लेंगे तो हमारे पास V2 बाई V1 का पावर गामा आ जाएगा। इसको रखने का कारण ये है कि जहाँ P1 बाई P2 है वहाँ पर आप ये वैल्यू रख दोगे, सो दैट आपका वॉल्यूम के टर्म में चीज़ें आ जाएगी। तो वॉल्यूम के टर्म में वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो V2 बाई V1 गामा -1 इज P1 बाई P2 गामा -1 अपॉन गामा। तो अब यहाँ पर अगर हम V1, अभी आपको V2 बाई V1 लिया है, यहाँ पर अगर V1 बाई V2 की बात करें तो ये कंप्रेशन रेशियो होता है, मतलब शुरुआती वॉल्यूम कितना था, कंप्रेस होकर वॉल्यूम कितना आया। तो आपके पास मान लीजिए RC जो है कंप्रेशन रेशियो है। तो जो ये फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास आया है, देखो यहाँ पर कैसे आया, आपने इस चीज़ को उठा करके वहाँ पर रख दिया है। तो V2 बाई V1 की जगह पर आपने V1 बाई V2 रख दिया है, तो इसकी जगह पे गामा कंप्रेशन फैक्टर रख दोगे। तो जो ब्राइटन की एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला बच्चा आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 1 - 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो गामा -1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ब्राइटन।
एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये तो हो गए कंप्रेशन रेशियो के फॉर्मूले में। अगर हम एक्सपेंशन रेशियो की बात करें, जैसे कि आपके पास प्रेशर रेशियो की बात करें, P2/P1 गामा आरपी है, तो अगर आरपी रखोगे तो P2/P1 की वैल्यू ये फार्मूला आ जाएगा। तो आपके पास जो ब्राइटन साइकिल है जिसके ऊपर वो जेट इंजन काम करते हैं, तो ब्राइटन साइकिल के एफिशिएंसी गामा पी के टर्म में भी है, आरपी के टर्म में भी है, और कंप्रेशन रेशियो के टर्म में भी है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको कि आपको डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। अगर पेपर अच्छा बनता है तो ये डेरिवेशन वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी ऑफ ब्राइटन साइकिल या तो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है या प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इन दो फैक्टर्स को ज़्यादा देखा जाता है अपने इस ब्राइटन इंजन को बनाने में। आपने दो तरह के साइकिल पढ़े हैं, एक रैंकिन साइकिल था, एक ब्राइटन साइकिल था। जो स्टीम इंजन प्लांट होते हैं वहाँ पर रैंकिन साइकिल की बात होती है, जो जेट इंजन होते हैं वहाँ ब्राइटन साइकिल की बात होती है। तो कंपैरिजन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बोथ दी साइकिल्स आर कंसिस्ट ऑफ द 2 रिवर्सिबल आइसोबार्स एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स। मतलब 2 आइसोबार होते हैं, यानी कि 2 प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं और 2 प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट हीट पर होते हैं। तो जो कांस्टेंट हीट पे होते हैं एडियाबैटिक हैं, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं आइसोबैरिक हैं। रैंकिन साइकिल हैज़ वर्किंग सब्सटेंस ऑफ फ्लूइड मटेरियल, उसके अंदर फ्लूइड मटेरियल। अब रैंकिन में क्या होता है, हमने देखा एक पानी होता है जिसको भाप बनाते हैं, फिर भाप को कंप्रेस करते हैं, फिर टरबाइन चलाते हैं, फिर भाप ठंडी होती है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर से साइकिल में करते हैं। तो रैंकिन साइकिल में क्या होता है, एक फ्लूइड मटेरियल, नॉर्मली लिक्विड मटेरियल होता है जिसको कि परफॉर्म करते हैं। वो अपना फेज चेंज करता है, स्टीम से लिक्विड, लिक्विड से स्टीम। लेकिन ब्राइटन साइकिल में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस हमेशा गैस होता है। वहाँ पर जब जेट फ्यूल को बर्न किया, मतलब जेट फ्यूल को वेपराइज करके हवा में ही मिक्स कर दिया जाता है, तो सब कुछ गैस ही रहता है। इन द रैंकिन साइकिल द पंप एंड स्टीम टरबाइन, रैंकिन साइकिल के अंदर पंप और स्टीम टरबाइन होती है, लेकिन ब्राइटन साइकिल के अंदर कंप्रेशर होता है, गैस टरबाइन होती है, और दोनों ही सेम एक प्रेशर डिफरेंस पर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम ये 2-3 डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ यहाँ पर बता सकते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे क्या कह सकते हो, ये जो जिस तरह के इंजन हमने पढ़े हैं इनको एक तरह से इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन जो होते हैं वो ऐसे इंजन होते हैं जहाँ फ्यूल जो होता है इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसमें बर्न होता है, और जब फ्यूल बर्न होता है तो वो बहुत सारा अमाउंट में हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है अंदर, उसकी वजह से सिलेंडर बहुत ज़्यादा, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर भी क्रिएट हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि डैमेज को बचाने के लिए कि उसमें वाटर का सर्कुलेशन भी करा जाता है कई बार, ताकि कूलिंग उसके अंदर रहे। In these engines, the fuel air mixture undergo a chemical change during the combustion process। तो यहाँ पे जब जलाया जाता है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को जला देते हो तो फिर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 NOx गैसेस वहाँ बनती हैं। लेकिन हमारे पास ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हम उन गैसेस को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके पेट्रोल फिर से नहीं बना सकते। तो आप देखते हो कि ये जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होते हैं इनके अंदर एक तरह केमिकल रिएक्शन होता है। सो आफ्टर प्रोड्यूसिंग पावर द कंबस्टन प्रोडक्ट या हॉट गैसेस होते हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर एंड न्यू फ्रेश charge of fuel and air is taken in, so the working fluid does not return to its original state and the process is not completely thermodynamic cycle। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा से ब्राइटन साइकिल में क्या था, आपने हवा भरी टरबाइन के अंदर, फिर वो जली और फिर बाहर से हवा निकली, उस हवा को फिर से यूज कर सकते हैं, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन पेट्रोल में क्या होता है, आपका पेट्रोल जलने के बाद जो धुआं निकला उसको हमें एनवायरनमेंट भेजना होता है, फिर हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। टू अंडरस्टैंड सच इंजन सिंप्लीफाइड मॉडल, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एयर साइकिल होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर गोज थ्रू द कंप्लीट थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, हीट इज एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द एयर यूजिंग एक्सटर्नल हीट सोर्सेज एंड सिंक। ठीक है, ऑल प्रोसेस जो होते हैं वो आइडियल कहते हैं, और एयर को ट्रीट किया जाता है एज आइडियल गैस इज अ कांस्टेंट एट अ स्पेसिफिक हीट। सो कंबस्टन इंजन को इग्नाइट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्पार्क जैसा पेट्रोल इंजन में होता है, और दूसरा होता है कंप्रेशन जैसा कि डीजल इंजन में होता है। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन 2 अलग अलग तरह के प्रोसेस पे काम करते हैं, एक में स्पार्क के थ्रू होता है, एक में कंप्रेशन के थ्रू हम पावर जनरेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ यूनिट 1। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, देन यू विल फाइंड कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके इंजीनियरिंग के इस पूरे कोर्स में जो और भी पेपर्स हैं और भी सिलेबस है उसको हम आपके सामने लेके आते रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।